Very good morning to all of you. This is the Bodhi IS PCS classes and I am Anonymous Bodhi. आज की जो क्लास है वो बेसिकली एक स्टोरी सेशन क्लास है और ये स्टोरी सेशन मैंने जो है कभी रिकॉर्ड नहीं किया, आज पहली बार रिकॉर्ड किया जा रहा है हिस्ट्री से संबंधित। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में हमारे जहन में बातें आती है, एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, इतिहास बेसिकली कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक होना चाहिए। इन सब बातों पर जो है चर्चा करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। एक एक चीज़ जो है आपको समझनी है इस वीडियो में, और जो चीज़ें इतिहास को बोझिल करती हुई आई हैं, चाहे वो डेट्स हो, चाहे वो कोई घटनाक्रम हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट्स हो, वो सारी चीज़ें हम इग्नोर करेंगे। ये कहानी के तौर पर इस इतिहास बताया जाएगा। बार बार मैं इस शब्द को यूज नहीं करूंगा क्योंकि हिस्ट्री शब्द सही है ही नहीं है। सही इसके लिए शब्द है स्टोरी, कहानी। तो आज जो हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं वो है स्टोरी ऑफ इंडिया। ये जो कहानी है ये भारत की कहानी है और इसमें मैं शुरुआत करूंगा मानव जाति से। कैसे इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर मानव का इमरजेंस हुआ है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन थियोरी, केमोसिंथेसिस थ्योरी। कितने बड़े बड़े विद्वानों ने बातें कही हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग का इमरजेंस ऐसे हुआ है, वहाँ से हुआ है। इन सारी बातों को जितना जनरलाइज कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए, उतना जनरलाइज इस वीडियो में करूँगा। और इसका कोई भी मतलब औचित्य ये नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़े बड़े फैक्ट्स और मेंस एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये क्लास डिस्कस करा रहे हैं। ये वो फाउंडेशन है जो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मतलब ऐसा समझो कि हम बिना इतिहास जाने ही अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो कहानी स्टार्ट करते हैं हम सभ्यता की, सिविलाइजेशन की। इतिहास अगर परिभाषित किया जाए तो तीन तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नंबर वन, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन परिभाषा उसकी होती है कि भाई द हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ स्टोरी ऑफ पास्ट। जो बीता हुआ कल होता है उनकी कहानियों का जो अध्ययन है वही इतिहास है। वास्तविकता तो यही है। फिर इसके बाद में मार्क्सवादी इतिहास, मार्क्सिज्म हिस्ट्री आई और हिस्टोरियन ने डेफिनेशन दी। वो भी बहुत कमाल की डेफिनेशन दी इतिहास की कि भाई हिस्ट्री इज अ सीरियल ऑफ इंसिडेंट्स विच इंसिडेंट्स हैज सम रेलेवेंस इन द प्रेजेंट टाइम। तो हिस्ट्री जो है एक श्रृंखला है, उन घटनाओं की श्रृंखला है जो घटनाएं घट चुकी हैं और जिन घटनाओं का महत्व या प्रासंगिकता आज के समाज में है। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है भाई। सारी की सारी इंसिडेंट को हम डिस्कस नहीं करते हैं, नहीं किया जा सकता है। ठीक, हम सिर्फ एक एंगल उठा सकते हैं किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी पर्टिकुलर किंग का। तो इतिहास की ये डेफिनेशन भी बहुत प्रॉपर डेफिनेशन है। डेफिनेशन नंबर 3 जो इतिहास की कहती है कि हिस्ट्री इज अ डिबेट अमंग द हिस्टोरियंस विच कैन नॉट बी एंड। कि भाई इतिहास जो है एक वाद विवाद का एक मुद्दा है जो कभी निपटेगा ही नहीं। जो इतिहासकारों के बीच में वाद विवाद होता है उसी का संग्रह इतिहास है, हिस्ट्री है।
ये भी एक बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है। तो मैंने आपको इतिहास की तीनों डेफिनेशन बताई, और उन तीनों डेफिनेशन में जो सबसे अहम डेफिनेशन है जो आम आदमी को भी समझ में आती है वो है कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्टोरीज ऑफ द पास्ट। बीती हुई या बीते हुए कल की घटनाओं का अध्ययन इतिहास है। तो कहानी स्टार्ट होती है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की कहानी तो बाद में स्टार्ट होगी, पहले हम मानव सभ्यता की कहानी स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स डार्विन के बारे में सभी जानते हैं, डार्विनिज्म के बारे में सभी जानते हैं। हिस्ट्री से लेकर मैथमेटिक्स तक हर एक जगह पर डार्विनिज्म पाया जाता है। ये डार्विनिज्म क्या है? बेसिकली डार्विन, चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे, फिलोसफर थे, स्कॉलर थे। क्योंकि पहले सब्जेक्टों या विषयों को बांटा नहीं गया था, क्यों इसलिए जो है एक ही विद्या मतलब एक ही कैंडिडेट अलग अलग विषयों में अलग अलग परचम लहराता था, चाहे वो अरिस्टोटल हो, चाहे वो चार्ल्स डार्विन हो, सोक्रेट हो। ये हमें मैथ्स में भी मिलेंगे, साइंस में भी मिलेंगे, हिस्ट्री में भी मिलेंगे, ज्योग्राफी में भी मिलेंगे। तो चार्ल्स डार्विन ने जो थियोरी दी थी, जो सबसे बड़ी थियोरी थी विज्ञान के क्षेत्र में, मानव सभ्यता की सबसे बड़ी थियोरी, वो सिंपल थ्योरी ये थी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि जितने भी मानव हैं, हम जो मानव जाति है पूरी की पूरी, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। इससे पहले इवोल्यूशन के जो सेगमेंट दिए थे वो अलग अलग रिलीजन में दिए हैं। कौन कौन से रिलीजन हैं जो ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन की बात करते हैं? तो लगभग सारे के सारे जो बड़े बड़े रिलीजन हैं वो ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं। क्रिश्चियनिटी में ह्यूमन इवोल्यूशन को एडम की कहानी या स्टोरी से सुनाया। हिंदू धर्म में इसको सप्तऋषि के माध्यम से बताया गया। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और सप्तऋषियों की उत्पत्ति हुई। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग कहानियां बताई हैं। मनु की स्टोरी, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू रिलीजन हो, सब ने ह्यूमन इवोल्यूशन की बात कही है। लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन धार्मिक आधार पर देखा जाए, रिलीजन के बेसिस पर देखा जाए, तो वो ऐसा है कि जैसे जो परमेश्वर है, ऊपर वाला है, वो व्यक्ति को बनाता है और उसे पृथ्वी पर फेंक देता है और वहीं से सृष्टि स्टार्ट हो जाती है। इसलिए एविडेंसेस और साइंटिफिक लॉजिक रिलीजन की इस थियरी में खत्म हो जाता है। इसलिए चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक थियरी दी, बोले कि मनुष्य का जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक सीरियल में हुआ है, और इसी को उन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन कहा। बोले कि पहले जो है ये जो जाति है, मानव जाति, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये मंकी से बिलोंग करती थी। मंकी से जो है बनते बनते हम ह्यूमन बीइंग में तब्दील हो गए। यही चार्ल्स डार्विन की थियरी थी, जिसने सभी रिलीजन को, अभी तक जितने रिलीजन या धर्म इस पृथ्वी पर अवेलेबल हैं, सबको चुनौती दी। और जब कोई रिलीजन को चुनौती देता है तो वो बहुत बुरी तरीके से बदनाम भी होता है शुरुआत में, और उसे फॉलो करने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। डार्विनिज्म इज अ थ्योरी ऑफ लॉजिकल माइंड्स, साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट जनरेट बाद में हुआ, और लोग आज की डेट में डार्विनिज्म को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ होगा। डार्विनिज्म को पढ़ने के बाद में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था ओपरिन। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा वैज्ञानिक, नाम था ओपरिन। भूगोल विषय हो या कोई सा भी विषय हो, सब में थियरी दी गई है। ऐसे ही ओपरिन एक व्यक्ति था, वैज्ञानिक था, उसने जो है विज्ञान के क्षेत्र में डार्विनिज्म को लगा दिया और एक थियरी और दी जिसका नाम था केमियोसिंथेसिस थ्योरी। आगे विज्ञान की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस बात को। तो उसमें भी डार्विनिज्म है।
उसने थोड़ा सा, जैसे डार्विन ने मैक्रो लेवल पर बात की है, तो ओपरिन ने माइक्रो लेवल, उसका माइक्रो लेवल ले गया। वो बोले कि हम ह्यूमन बीइंग क्या, हम तो एक सेल की इवोल्यूशन की बात करेंगे, द इवोल्यूशन ऑफ सेल, कि आखिर जो है सेल का इवोल्यूशन कैसे होता है। तो डार्विन ने तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन की बात कही थी, ओपरिन ने किसकी बात कही, सेल के एवोल्यूशन की बात कही। और सेल का एवोल्यूशन अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं, जो ओपरिन की केमियोसिंथेसिस थ्योरी थी, तो बोला कि भाई साहब ये केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे प्लेनेट पर घटी, और केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस के कारण सेल का जन्म हुआ। कुछ इस तरह के एसिड बने गैसेस के माध्यम से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो प्रमुख गैसें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 प्रमुख गैसें हैं, और 4 प्रमुख गैसों ने अलग अलग बॉन्ड बनाए अलग अलग तरीके से, और उन्होंने तमाम तरीके के एसिड्स पैदा कर दिए। उसी में से एक एसिड था अमीनो एसिड। कौन सा? अमीनो एसिड। CH4, सिंपल भाषा में बताऊं, मीथेन। तो मीथेन क्या है, जिसमें भी बहुत बुरी गंध है, सड़ी गली गंध है, और वो कार्बन से डिनोट करता है, किससे? तो वो मीथेन को पैदा करेगा। जितनी भी चीजें कार्बनिक हैं, ऑर्गेनिक हैं, वो सड़ेंगी तो क्या पैदा करेंगी? मीथेन पैदा करेंगे। तो इस तरीके की थ्योरी दी उन्होंने, और बताया कि भाई इस तरह से मीथेन का क्या हो गया, जन्म हो गया। और जिस तरह से मीथेन का जन्म हो गया, तो मीथेन एक तरीके से जो है कार्बनिक सड़ी गड़ी चीज से निकलता है, और हम अपनी आंखों से देखते हैं कि सड़ी गड़ी चीजों में बहुत सारे कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपको ओपरिन की जो केमियोसिंथेसिस की थ्योरी है उसे सिंपल भाषा में बताऊं, तो वो ये है कि भाई कोई सड़ी गड़ी चीज में अगर कीड़ा पड़ सकता है, तो उसमें भी तो इवोल्यूशन हुआ, वहां पर भी तो सेल जन्मी। तो सेल का इमरजेंस पृथ्वी पर जो हुआ, वो केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस के माध्यम से हुआ, एमिनो एसिड्स के माध्यम से हुआ, जिसे केमियोसिंथेसिस थ्योरी में ओपरिन ने बड़े अच्छे से बताया। ओपरिन डार्विनिज्म को फॉलो करते हुए अपने स्टडी को पीछे ले गए। इस तरह से जो है मानव उत्पत्ति हुई, और मानव की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, अफ्रीका के जंगलों से माना जाता है। वहाँ पर जो जंगल थे, वहाँ पर जो चिंपैंजी, मंकीज वगैरह रहते थे, तो वहाँ से माना जाता है। सबसे बड़ा कोटेशन होता है इतिहास के अंदर या हमारे जीवन में, वो ये होता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इवोल्यूशन। सबसे बड़ा सिद्धांत है ये हमारे जीवन का। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन के अंदर ही श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यदा यदा ही धर्मस्य बताया। अगर इन दोनों चीजों को आप लिंक करेंगे तो वो एक ही चीज है, नेसेसिटी ही, सॉरी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसके बारे में बात की जाएगी, कैसे ये श्लोक इससे रिलेट करता है। हालांकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, तो मैं अपनी पूरी की पूरी जो बात आपको सुनाऊंगा वो इसी बेसिस पर सुनाऊंगा कि कैसे सिविलाइजेशन, सोसाइटी में नेसेसिटी पैदा होती है, और उसके बाद में एक नया आविष्कार पैदा हो जाता है। तो डार्विन यही कहता है कि मंकी से चिंपैंजी और चिंपैंजी से ह्यूमन बीइंग का बनना जो है वो नेसेसिटी है। जैसे जैसे हमारी नेसेसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे हम अपने अंदर भी बदलते हैं, बदलाव करते हैं, और वो बदलाव एक लंबे टाइम तक जेनेटिक रूप ले लेता है। यही डार्विनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लंबे टाइम तक एक बंदर 2 टांगों पर ही चलता रहे, तो उसकी आगे आने वाली पीढ़ी भी 2 टांगों पर ही चलेगी। अगर कोई बंदर ऊपर की तरफ मुंह करता रहे, तो हो सकता है उसका जो बैकबोन है वो क्या हो, सीधा हो जाए उसके बच्चों का।
ये सारी चीज़ें हमारे आंखों देखी हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा ही हुआ कि जो वेस्टर्न अफ्रीका है वहाँ पर जो सहारा में सवाना प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में जो है ये जंगली जानवर रहते थे और धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन होता गया। लेकिन जब बहुत बड़े पैमाने पर उन्हें परेशानियां होने लगी, कैलेमिटी डिजास्टर होने लगी, तो उनका शिफ्टिंग हुई वेस्टर्न अफ्रीका से ईस्टर्न अफ्रीका की तरफ, पूर्वी अफ्रीका की तरफ। पूर्वी अफ्रीका में क्या था कि फूड अगर अवेलेबल था तो वो ऊंचाइयों पर अवेलेबल था, बड़ी बड़ी घासें थी उसमें पैदा हुई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर संघर्ष, स्ट्रगल करना पड़ा। और इस तरह से ये चिंपैंजी कन्वर्ट हुआ ह्यूमन बीइंग में, और सबसे पहला मनुष्य का कंकाल तंत्र अगर मिला है जो ह्यूमन बीइंग मतलब होमो सैपियंस हमारी जो प्रजाति है, वो मिला है इथोपिया से 40 लाख वर्ष पहले। इथोपिया वेस्टर्न अफ्रीका में लगता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जर्नी ईस्ट से स्टार्ट हुई और वेस्ट में पहुंची। कुछ भी हो सकता है। अगर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हिरन का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसमें शेर आ जाए, तो हिरन कभी लड़ाई नहीं करेंगे, उसे छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा ही होता है। साउथ इंडिया में अगर सुनामी आ जाएगी या फिर ऐसा पता चले कि सुनामी आने वाली है, तो लोग नॉर्थ इंडिया की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ईस्ट अफ्रीका से वेस्ट अफ्रीका की तरफ ह्यूमन बीइंग का बढ़ना जो है, ये उसके इवोल्यूशन के अंदर एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। इसकी वजह से उसके शारीरिक, फिजिकल और सोशल दोनों ही फैक्टर में बदलाव आएगा, चेंज आएगा, जो आया। इसके बाद में इथोपिया से ये ह्यूमन सिविलाइजेशन शिफ्ट की सऊदी अरब, ईरान, इराक और ऐसे ही पहुंचते पहुंचते इंडिया की तरफ, और इस तरीके से जो कह सकते हैं हम एक तरीके से फोर डायमेंशंस में जो है उसका डेवलपमेंट हुआ सिविलाइजेशन का। अभी सिविलाइजेशन वर्ड का प्रयोग करना सही नहीं है। तो सबसे पहले फूड गैदरिंग उन्होंने स्टार्ट की, हंटिंग स्टार्ट की, और इस तरीके से कहानी जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्ट हो गई। अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट्स या फिर प्री हिस्ट्री की बात की जाती है, जिसे उसमें इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्री हिस्ट्री को सबसे पहले स्टोन एज, उसके बाद में मेसोलिथिक एज, स्टोन एज में जो है 3 तरीके के एज हैं। पहला है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नियोलिथिक एज। ठीक है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जनरल इंफॉर्मेशन लेने की वजह से इतना ही काफी है कि इनके इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या है। पैलियोलिथिक एज में सबसे बेहतरीन चीज क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी है? हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी चीज को पढ़िए तो उसके ट्रंक को पढ़िए, ट्रंक को। आपने पूरा हाथी पढ़ डाला और आपने हाथी का सूंड नहीं पढ़ा, तो आप कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि वो भैंसा था या हाथी था। और एक बच्चा अगर वो ट्रंक को पढ़ ले जा रहा है, पूरा हाथी छोड़ दे रहा है, वो तुरंत डिसाइड कर लेगा कि भाई ये हाथी था। ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है। अब आपने नियोलिथिक डिटेल में पढ़ लिया, मेसोलिथिक डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई व्हाट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द पैलियोलिथिक एज, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में जो है बड़ी तकलीफ हो जाएगी। आम चीजों, आम दृष्टि से जो है कॉमन सेंस को जनरेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है इतिहास में। तो पैलियोलिथिक एज नाम से पता लग रहा है, पैलियो मतलब पाषाण, पत्थर। पैलियो को लैटिन भाषा में, स्टोन को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? पैलियो।
इतिहास को मेटल के बेस पे पढ़ा जाता है, मेटल्स के। किसके बेस पे? किस पर्टिकुलर मेटल का क्या रेलेवेंस है, इसी के बेस पर हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। मेटल्स पर सर्वाइवल डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? सर्वाइवल। हम जिंदा इस वजह से हैं क्योंकि हमारे पास में धातु कौन सी है। पैलियोलिथिक एज में हम पत्थर की वजह से जिंदा रहे। किसकी वजह से? पत्थर की वजह से। कैसे? पत्थर ना होता तो हंटिंग ना होती, ठीक, और हंटिंग नहीं होती तो हमारा सर्वाइवल नहीं होता। सर्वाइवल मीन्स अस्तित्व नहीं होता। इन्वायरमेंट की क्लास में बताया जाएगा कि ऐसी हजारों स्पीसीज हैं जो इस पृथ्वी से क्या हो गई हैं, खत्म हो गई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन स्पीसीज इज दिस, कि ये अभी तक नहीं मिटी है। 40 लाख साल पहले ये कहानी स्टार्ट होती है। होमो सैपियंस का प्रॉपर सिविलाइज्ड मानव हमें 10,000 साल पहले मिलता है, 10,000 साल पहले। और आज 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन के साथ, स्पेसीज के साथ, ठीक है, ये लगभग 8 बिलियन पॉपुलेशन इस प्लेनेट पर रूल कर रही है। तो मानव में और दूसरे पर्टिकुलर स्पेसीज में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है डिफरेंस ऑफ सर्वाइवल, हाउ टू सर्वाइव। पिछले साल की न्यूज, रशिया से एक पेंगुइन जो है मुंबई के स्विमिंग पूल में ला दिया गया। 15 दिन बाद पेंगुइन मर गया। क्यों? क्योंकि ठंडे प्रदेश का स्पेसीज था, गर्म प्रदेश में आकर क्या हो गया। हालांकि फुल टॉस एसी चलाया था उसके लिए, लेकिन फिर भी मर गया। स्पेसीज, द डिफरेंस ऑफ द स्पेसीज। मनुष्य के अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है सर्वाइवल का फीचर। वो कहीं पर भी क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। उसको किसी चीज की जरूरत होती है और उन जरूरतों को हम इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट। और उस इंस्ट्रूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो मेटल। एक जंगल में शेर था, 2 स्पेसीज रह गई, सामने मनुष्य है। अब या तो शेर मनुष्य को खा जाएगा या मनुष्य शेर को मार देगा। इन दोनों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया जाएगा वो किया जाएगा मेटल्स का। आप शेर की हंटिंग कैसे करोगे? थ्रू द मेटल। और मेटल नहीं होगी तो शेर तुम्हें खा जाएगा और पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। इस तरीके से मनुष्य की पॉपुलेशन या इस स्पेसीज की पॉपुलेशन इस पृथ्वी पर बढ़ती चलेगी, ठीक, क्योंकि उसके अंदर कौन सा हुनर था? सर्वाइवल का हुनर। आज भी है। कैसे सर्वाइव करना है? सर्दी में, सर्दी जो होती है हाईली आइसेज, सर्दी में कैसे सर्वाइव करेगा ह्यूमन बीइंग? पता है उसको। आपने किसी कुत्ते या कुतिया को कपड़े बुनते देखा है? नहीं देखा होगा। समझ रहे हैं? वो अपना फिजिकल वर्क जितना कर सकते हैं कर लेते हैं। मिट्टी खोद लेंगे, गुफा बना लेंगे, ठीक, चुपके से जाकर कहीं घुस जाएंगे। समझ गए? लेकिन मनुष्य की तरह सरवाइव नहीं कर सकते। मनुष्य इंस्ट्रूमेंटल है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंटल डिपेंड्स अपॉन व्हाट? मेटल।
तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें सबसे पहला फैक्टर आया स्टोन का, इसीलिए इसको कौन सा एज बोला गया? पैलियोलिथिक एज बोला गया। पैलियोलिथिक पीरियड जिसे कहेंगे, स्टोन एज में। तीन तरह के इतिहास होते हैं, एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। इतिहास कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? एक ऐसा इतिहास जिसका हमारे पास कोई एविडेंस ना हो, सिर्फ हमने स्टोरीज के थ्रू सुन रखा हो। क्या है? लाइक स्टोन एज। क्या नाम बोलते हैं उसको? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। हमारा सिलेबस हिस्ट्री का है और थोड़ी बहुत प्रो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। लेकिन प्री हिस्ट्री मैं आपको बस बता रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं, ताकि आप क्या कर सकें? लिंक कर सकें। प्री हिस्ट्री क्या है? स्टोन एज, प्राक इतिहास। तो प्री हिस्ट्री जो है इसमें हम स्टोन एज पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इससे डायरेक्ट इफेक्ट पूछा जाएगा और बाकी कोई रामायण और पूरी स्टोरी नहीं सुननी। ह्यूमन सिविलाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है इस टाइम पर। एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं, हिस्ट्री, इन सब्जेक्टों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत जरूरी है हिस्ट्री। तो आपको पता चला रिलेवेंस ऑफ मेटल। अब स्टोन की वजह से सर्वाइवल होगा तो स्टोन एज कहलाएगा। हंटिंग होगी बड़े पैमाने पर, समझ रहे? हंटिंग होने के बाद में कुछ नई तब्दीलियां जीवन में आएंगी। मेसोलिथिक एज में क्या होगा? शार्पनेस आ जाएगी, ब्लेड और भी उन्हें तीखा कर दिया जाएगा। इसके अलावा फायर, किसका आविष्कार होगा? फायर का। फायर का आविष्कार जो है रिवॉल्यूशन है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। क्या है? रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से बड़े बड़े चेंज आएंगे। फायर आ जाएगा, लोगों के पास में एनर्जी बच जाएगी, लोगों के पास में एनर्जी होगी कल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी और हम पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच जाएंगे? नियोलिथिक एज में। और नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल में हमारे पास व्हील होगा, एग्रीकल्चर होगा, फायर होगी और एक छोटा सा कल्चर, मतलब हम स्टैब्लिश कर चुके होंगे, सिविलाइज हो चुके होंगे। नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। फिर कहानी स्टार्ट होती है अदर मेटल्स की। अब पहाड़ से, मतलब बेसिकली स्टोन से निकलकर हम अगले वेस पर चलेंगे कि ऐसा कौन सा पहला मेटल था जो सिविलाइजेशन स्टार्ट करेगी, जिसको आपको एनसीईआरटी में बोला गया है कॉपर एज। कौन सा एज? कॉपर एज। तो इतिहास जो बेसिस डिपेंड है वो किस पर आधारित है? मेटल्स पर। एंशिएंट हिस्ट्री तो मेटल्स पर डिपेंड। तो कॉपर एज हिंदी में क्या बोलते हैं? ताम्र युग। ठीक है, कॉपर पैलियोलिथिक एज भी है, ताम्र पाषाण युग। छोटी छोटी तमाम तरीके की सिविलाइजेशन कल्चर एस्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, जिनकी स्टडी हम नहीं करवाएंगे अभी। जोरबा कल्चर है, साउथ इंडिया का कल्चर है, ऐसी बहुत सारे कल्चर हैं जो गणेश संस्कृति है, जो हमें एनसीईआरटी में जिनके अल्फाज देखने को मिलते हैं, सुनाई देते हैं।
कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, नहीं पढ़ना अभी। इसके बाद में एक युग खत्म होता है और तांबे से ये लोग क्या बना लेते हैं, ब्रोंज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ब्रोंज। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कांसा। कैसे बनता है भाई तांबे से, मतलब कॉपर से ब्रोंज? एनसीईआरटी तो पढ़ लिया आप लोगों ने, ऐसी बात मत करो। कॉपर प्लस जिंक इज इक्वल टू ब्रोंज। ठीक है, टिन, कॉपर प्लस टिन जिंक क्या बन जाएगा, ब्रोंज बन जाएगा, कांसा बन जाएगा। तो कांस्य युगीन या फिर ब्रोंज एज, जैसे हम कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। पहली बार इतिहास में किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, सिविलाइजेशन, सभ्यता। बहुत बड़ी चीज होती है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन से बड़ा कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पूरे वर्ल्ड में सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन का उल्टा होता है वाइल्ड, जंगली। सिविलाइज का उल्टा क्या होगा, वाइल्ड, जंगली। और जंगली वो जो अपने सर्वाइवल को, अपने ही जैसे लोगों को अस्तित्व खत्म कर दे, वही तो जंगली। उस जंगलीपन को खत्म करके हमने इस पृथ्वी पर क्या स्टैब्लिश किया, बस यही सबसे बड़ा एसेट है इस प्लेनेट का, सोशल एसेट, सिविलाइजेशन। बहुत सारी चीजों से दिखती है, परिभाषित करना बड़ा मुश्किल होता है, समझना आसान होता है। अगर डेफिनेशन देखोगे तो बहुत मुश्किल है। तो सभ्यता आ गई। सबसे पहली बार पूरे वर्ल्ड में जो सिविलाइजेशन पैदा हुई वो 3 है। क्या है, इन्हीं में कहानी आगे बढ़ती है और एविडेंस मिलते भी नहीं। और ये कहना भी गलत है कि भाई हमारी सिविलाइजेशन ही सबसे पहली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कॉन्टेम्पररी है। कॉन्टेम्पररी मतलब समकालीन। अब हम सीमाओं में बैठकर या फिर बॉर्डर के अंदर बैठकर बातें कर रहे हैं, नेशनलिज्म दिल में भरा हुआ है, इस वजह से हम इतिहास के अंदर उन सारी चीज़ों के बीच में निकलकर बायसनेस दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सिविलाइजेशन 3 ही पहले हैं सबसे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन नाइल रिवर पर थी, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया। और सिंपल भाषा में बताऊं तो सिर्फ एक सिविलाइजेशन इस प्लेनेट पर हो भी नहीं सकती है। पहले हम कल्चरली बहुत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिविलाइज्ड होने के लिए हमें एक तरीके से इंटरडिपेंडेंसी चाहिए होगी। इंटरडिपेंडेंसी चाहिए होगी, इसलिए सिविलाइजेशन आई, सभ्यता। सभ्यता एक सिस्टम है, तंत्र। जब ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है वो एक डिसिप्लिन सिस्टम को फॉलो करने लग जाए, ऑर्डर को फॉलो करने लग जाए, उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ सोशोलॉजी, मतलब सोसाइटी का ऑर्डर। मकान बनने का अपना ऑर्डर आ गया, रास्तों का अपना ऑर्डर आ गया, इसे आर्किटेक्चर कहते हैं। और उसी आर्किटेक्चर की जो बेस है और उसका जो पीक है
उससे उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की आइडियोलॉजी पता चलती है, उसका आईक्यू लेवल पता चलता है कि सिविलाइजेशन में कितनी जान है। अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को किसी जगह पर छोटे छोटे मिट्टी के मकान मिले और उसके नीचे सोने के बक्से मिले, बॉक्सेस, गोल्डन बॉक्सेस, तो ये चीज मैच नहीं करेगी कि जिसके पास सोना होगा वो मिट्टी में क्यों रहेगा भाई। द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर समझ रहे हैं आप? जिसके पास सोना होगा वो तो महलों में रहेगा। इसीलिए महल या आर्किटेक्चर सोसाइटी का वो क्या दिखाता है? द वेल्थनेस ऑफ द सोसाइटी, द वेल्थनेस ऑफ द सोसाइटी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत में आता है तो कुतुब मीनार का निर्माण कराता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाता है। जाकर देखो आप कितने जर्जराए हुए हैं, कोई मजा नहीं आता देखने में। लेकिन जब शाहजहां होता है तो व्हाइट संगमरमर का क्या बनवाता है? ताजमहल बनवाता है। इसका मतलब औकात थी शाहजहां की, इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की औकात नहीं थी ताजमहल जैसे बड़े आर्किटेक्चर बनवाने की। तो आर्ट एंड कल्चर में द रिलेवेंस ऑफ आर्किटेक्चर समझ में आया? तुमने घर बनवाया, बड़े अच्छे अमीर आदमी हो आप, और पता चला तुम जिस घर में रहते हो उसका जो रास्ता है वो खड़ंजे का है और सिर्फ 5 फीट का रास्ता है। कितने फीट का? 5 फीट का। तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, इतिहास तो हमेशा सच बोलता है। या तो तुम अमीर थे ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि तुम 200 करोड़ की बिल्डिंग बनवाओ और अपना रास्ता कितने का? 5 फीट का बनवाओ और उस पर खड़ंजे डलवाओ या नहर पे जाओ? पॉसिबल है? द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर। समझ में आ गई? सोसाइटी का मिरर होता है साहब। ठीक है, और भी तुम्हारे सिंपल पर्सनल बातों में ले जा देता हूं। जब आप सबसे पहले आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो सबसे पहली बार जो पहला क्वेश्चन उठता है वो कहता है घर बनवाएंगे, और घर ऐसा बनवाएंगे कि सबको दिखेगा कि ये आईएएस का घर है। उस पर ऊपर बनवाएंगे ताजमहल, ऊपर बनवाएंगे स्विमिंग पूल। तो आर्किटेक्चर आपके स्टेटस को शो करने का सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है या नहीं? अब इन बेसिस पर में मत बोलना कि नहीं नहीं जरूरी तो नहीं है, आईएएस बन के हम झोंपड़ी में भी तो रह सकते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, वो तो महान लोग हैं। सोसाइटी में आर्किटेक्चर का महत्व पता चला? स्थापत्य कला, स्थापत्य कला क्यों यूपीएससी में आर्ट पूछा जा रहा, आर्किटेक्चर पूछा जा रहा है? तो जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं जो कांस्य युगीन है, कांसा उन्होंने पैदा कर लिया, तो फिर इनके ट्रंक्स देख लेते हैं। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको बता रहा हूं कि भाई क्या बेसिकली बात है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो है अर्बनाइजेशन। क्या है? शहरीकरण। सोसाइटी का पीक होता है अर्बनाइजेशन, पीक। विलेजेस किस पर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पर या कैटल सिस्टम पर या फूड गैदरिंग पर या हंटिंग पर? कबीला, ट्राइब जो होता है, पहले ट्राइब बना फिर विलेज बनेगा। समझ रहे हैं? तो आप सोच के देखिए कि एक ट्राइब से एक सिटी बनने तक की पूरी कहानी कितनी बड़ी कहानी होगी।
जो इतिहास में या एनसीईआरटी में या हमारे सिलेबस में नहीं है। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को बस पढ़ लेते हैं ऐसे ही, लेकिन इसके माइक्रो लेवल पर अगर आप पहुंचोगे तो उसका तो स्टडी अवेलेबल ही नहीं है। हम सीधे क्या पढ़ते हैं? अर्बनाइजेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। वो सिटी पढ़ते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, दीज आर द सिटीज। कभी सोच के देखा है कि इन सिटीज से पहले क्या होगा? और इन सिटीज से पहले अगर क्या होगा? गांव होंगे, विलेजेज होंगे, फिर ट्राइब होंगे। कितना मेंटेनेंस और कितना टाइम लगा होगा इनको एक सिटी, एक अर्बनाइज सोसाइटी बनने में। और अर्बनाइजेशन का लेवल तो उतना था जितना आज भी नहीं है। सिटी नहीं थे सर, बल्कि क्या थे? प्लैंड सिटी थे। आर्किटेक्चर एक नंबर एकदम। ग्रिड सिस्टम, कौन सा सिस्टम? ग्रिड सिस्टम। आज की डेट में एक घर में 4 भाई हैं, चारों को मकान बांट दिया या फिर जमीन बांट दी। उन लोगों की इतनी औकात नहीं कि बीच में जो स्पेस छोड़ दें, ग्रिड सिस्टम फॉलो कर लें। जस्ट लुक दैट टाइम, दोनों तरफ विंडोज, दोनों तरफ रास्ते, हर एक मकान में बीच में गैप, ड्रेनेज सिस्टम इज टोटली परफेक्ट, पानी रुक नहीं सकता। और उसके बाद में भी वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत बहुत आगे की चीज है, बहुत ज्यादा आगे की चीज। वेस्ट्रोफैदन लैंग्वेज, किसी सोसाइटी में जैसे आर्किटेक्चर का बताया, ऐसे सोसाइटी में लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज भाषा जो होती है, एक तो भाषा होती है और दूसरी क्या होती है? स्क्रिप्ट। तो लैंग्वेज की स्क्रिप्ट हो जाए, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सी लैंग्वेज? वेस्ट्रोफैदन, उसकी स्क्रिप्ट। लैंग्वेज के साथ में स्क्रिप्ट भी थी सर। चाइनीज को टक्कर देने वाली भाषा थी वो। राइट से लिखी जाती थी, फिर लेफ्ट से लिखी जाती थी, फिर राइट से लिखी जाती थी, फिर लेफ्ट से लिखी जाती थी। समझ रहे? तो ये जो बेसिकली फीचर है सोसाइटी के, हड़प्पन सिविलाइजेशन के, बहुत आउटस्टैंडिंग फीचर है। हम पढ़ नहीं पाए आज तक, डिकोड नहीं कर पाए इस भाषा को। ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं पाए तो वो बैकवर्ड हो गए, हम बैकवर्ड हैं। स्विमिंग पूल बनाया उन्होंने, कोल्ड स्टोरेज बनाए, ग्रेन स्टोरेज बनाए, सब जानते हो आप लोग। मैरिटल स्टेटस, सोसाइटी के स्टेटस, सब कुछ अवेलेबल है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो अभी मैं अर्बनाइजेशन बताऊंगा, तो अर्बनाइजेशन जब मैं बताऊंगा आपको, तब इसके पास में दोबारा आएंगे, तब आप समझते रहना कि यार हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है। फिलहाल आपको इतना समझना है कि भाई ये जो सभ्यता है, ये सारी की सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे बसी, ठीक है। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी रिसर्च करती है, आर्कियोलॉजी हिस्ट्री की। राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी जैसे महान हिस्टोरियंस ने, ये आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चर जो थे, आर्किटेक्ट, उन्होंने जो है खोज की है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे शहरों की, और इतिहास में जो है आज हम पढ़ते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बनाइजेशन था, भारत का था, गौरवान्वित चीजें होनी चाहिए ये सारी की सारी। अब पाकिस्तान और
ये पूरा क्षेत्र देखोगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। अर्बनाइजेशन होने के बाद में नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, वबा की वजह से, वबा मतलब महामारी, पैंडेमिक, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उनकी वजह से ये सिविलाइजेशन पूरी खत्म हो गई। 2500 से लेकर 2500 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 2500 से लेकर ये सिविलाइजेशन 1750 बीसी तक चली। जो स्टडी है हमारी, 1750 के बाद में 250 साल का गैप रहा बीच में, क्या हुआ कुछ नहीं पता। इसके बाद वैदिक कल्चर स्टार्ट होगा आपका। तो इस सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद क्या हुआ, ये 250 साल का गैप आपकी हिस्ट्री में अवेलेबल नहीं, एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं, किसी किताब में अवेलेबल नहीं। इसीलिए तीसरी डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री मैंने बताई आपको, हिस्ट्री इज अ डिबेट ऑफ हिस्टोरियंस। क्या है? ऑफ हिस्टोरियन। दिस कैन नॉट बी एंड। अब ये 250 साल अपरिभाषित हैं, अनडिफाइंड है। अब इसके बीच में मैं अपनी कोई भी थीसिस दे सकता हूं, बिना साक्ष्यों के तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो 1750 बीसी, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन फिनिश्ड। 250 साल क्या रहा कुछ नहीं पता, और 1500 के बाद में एक नई कल्चर स्टार्ट होता है, जीरो से कल्चर। इसका नाम था वैदिक कल्चर, इसके बारे में बात करेंगे। रोक लो इसे।